आज का पहला प्रश्न हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं भाई। आज का पहला प्रश्न क्या होगा? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? हमारे साथी बताएंगे। शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। राधे राधे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हमारे साथी बताएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प के प्राचीन शैलों से बना हुआ है? हमारे साथी बताएंगे कौन सा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होगा कि जो कौन सा क्षेत्र है भाई, बुंदेलखंड वाला रीजन है। बुंदेलखंड वाला रीजन है, ये प्राचीनतम शैलों से बना है। और यहाँ यहाँ जो है लाल मिट्टी, ठीक है, पाई जाती है। कितने कितने जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं बुंदेलखंड में? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। यूपी के कितने जिले हैं? कितने जिले आते हैं इसमें? हमारे साथी बताएंगे भाई, कितने जिले इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश के? टोटल जो है 13 जिले हैं। यूपी और एमपी के बीच में इसका विस्तार है। हमारे साथी ये भी याद रखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो यूपी और एमपी। बहुत बेहतरीन, 7 जिले बता रहे हैं। बहुत शानदार। कौन कौन से हैं एक बार साथी बताएंगे? कौन कौन से जो है 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि महोबा। क्वेश्चन याद है क्या कि महोबा जो है बुंदेलखंड रीजन में है? क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा होगा तो पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, जो मैं पिछले क्लास में कराया था। चलिए, तो कौन कौन से 7 जिले हैं याद रखेंगे? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। ये जो है 7 जिले हैं, नोट कर लेंगे। और एमपी के 6 जिले कौन कौन से हैं? तो सागर, छतरपुर, दामोह, टीकमगढ़, पन्ना और जो है दतिया। ये जो है 6 जिले एमपी के। टोटल कितने जिले हैं भाई? नंबर आप डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 13। चलिए, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? देखिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, प्रयागराज सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनसंख्या वाला जिला, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादन वाला क्षेत्र है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक बताएंगे। हमारे साथी बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चलिए, एक बार हमारे साथी क्लास को शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ, मेल हो या फीमेल, उनके उनके पास जरूर शेयर कर देंगे भाई। अब समय नहीं है। जब दोनों लोगों का सिलेक्शन होगा तो फ्यूचर जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज है क्या? नहीं। कौन सा है भाई? सीतापुर। कौन सा है? सीतापुर है, उसके बाद प्रयागराज। ठीक है, तो हमारे साथी बताएंगे कि सबसे कम एससी जिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? सबसे कम एक बार कमेंट करके बताएंगे। सबसे कम एससी कौन किस जिले में है? सबसे कम एससी किस जिले में है भाई? तो बागपत याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे? बागपत याद रखेंगे। वहीं अगर परसेंटेज की बात करेगा तो कौशाम्बी याद रखेंगे। ठीक है, कौशाम्बी याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन। चलिए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास आप बताएंगे। गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। किसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? आपको जब एंशियंट भी मैं क्लास ले रहा था तो उसमें भी बताया था कि
किसे कहा जाता है? कान्यकुंज। कान्यकुंज याद आ रहा होगा आपको। जी हाँ, बहुत बेहतरीन। कौन किसे कहा जाता है कान्यकुंज? तो किसे कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कन्नौज को, जिसका प्राचीन नाम क्या था भाई? तो कान्यकुंज। इसका जो है ब्राह्मण अर्थात मूल नाम जो है, क्या नाम था भाई? कान्यकुंज था। इस यहाँ पर किसका शासन चरमोत्कर्ष पर था? तो भाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल याद आ रहा होगा। हर्षवर्धन, यहाँ पर हर्षवर्धन, कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। और वर्तमान में यहाँ पर जो है गुलाब जल, इत्र और सुगंधित पदार्थ के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। वर्तमान में इत्र के लिए क्या है भाई? इत्र तथा गुलाब जल। गुलाब जल, जी हाँ, सौंदर्य के लिए। याद है गुलाब जल तो भाई बहुत फेवरेट है महिलाओं के लिए। गुलाब जल के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है भाई, गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बेहतरीन, एकदम सही। और प्रेजेंट टाइम में ये जो है आंवला तंबाकू का भी व्यापार यहाँ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे साथी बताएंगे भाई, जियोग्राफी से है। सही सुलेमित कीजिए, बताना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है। हिमालय की चोटी और राज्य। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड, कौन सा सही होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। एक आंसर पकड़ेंगे तो आई थिंक जो है आंसर आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चलिए बताइए। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इसे कैसे करना है। अगर सपोज हमें मान लीजिए कि हमें नंदा देवी पता है, ठीक है, थोड़ा सा फिर हम लोग चलते हैं। नंदा देवी कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड हमें मान लीजिए पता है। तो हम आएंगे बी का थर्ड, कहाँ कहाँ पर है भाई? तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब देखिए हमारे आंसर जो है इसी में से सही होंगे, अर्थात हमने 50% जो है सही लगा दिया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है भाई? तो कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। अब थोड़ा सा फिर आते हैं सी का 2, कहाँ कहाँ पर है भाई? तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखिए तो सबसे ज्यादा मैचिंग हमारा कहां पर हो गया भाई? बी में। अर्थात हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। और वैसे भी एक बच गया, ए का 1। इस तरह से जो है हमें आंसर करने हैं। डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, बी है। बी है दीक्षा। चलिए इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बताएंगे भाई किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। बताएंगे साथी किस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड रीजन? आपको अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया था किस सीमा के अंतर्गत आता है भाई, हमारे साथी बताएंगे। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो गया। बताएंगे किस सीमा के अंतर्गत आता है? यूट्यूबीज ऑफिशियल एकेडमी, राजेश तिवारी, देसी मस्ती, सभी साथी बताएंगे। राहुल बी बता रहे हैं। बहुत बेहतरीन, राहुल का पहला आंसर आया है भाई। तो ये कौन किस सीमा के अंतर्गत आता है भाई? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हमारे साथी बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक जो है लंबी सीमा, अर्थात कितने जिलों से किस राज्य की लगती है? सर्वाधिक सर्वाधिक लंबी सीमा, लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? किस राज्य से? एक बार साथी बताएंगे भाई, सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? राधे राधे राहुल, राधे राधे। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आइए। सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो किसकी लगती है भाई? याद रखेंगे, याद रखेंगे, एमपी। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। कितने जिलों से? तो 11 जिलों से लगती है।
ठीक है, कितने जिलों से भाई? तो 11 जिलों की। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित प्रकारों में से मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता वाली मिट्टी बताएंगे। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एक बार साथी बताएंगे। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी और विंध्यन मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको पहले क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि यहां पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मृदा, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में तो नहीं है। विंध्यन क्षेत्र में कैसे होगा, एक बार बताएंगे। विंध्यन क्षेत्र में कैसे होगा? यहां पर तो कैमूर और राजमहल की पहाड़ी आपको याद आ रहा होगा। कैमूर और राजमहल की पहाड़ी, यहां पर राजमहल, कैमूर, कैमूर क्षेत्र वाला है भाई विंध्यन में, तो विंध्यन में तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। थोड़ा सा हम बात करते हैं करैल की। करैल मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? तो बिहार में। कहाँ पाई जाती है? बिहार में। ये मुख्यतः जो है चिकनी और क्षारी मृदा होती है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में रोहतास से भागलपुर वाले इलाके में पाई जाती है। और जो है धान, धान के लिए प्रयुक्त मृदा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ होती है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? तो नदियों द्वारा, नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्र में, अर्थात जो है नदी के अवसादों से निर्मित होगा भाई, निर्मित होगा, नदी के अवसादों से निर्मित होगा। अर्थात तो ये बुंदेलखंड वाले रीजन में तो नहीं होगा। अब बच गया हमारा कौन सा भाई? तो काली मृदा, काली और कपासी मृदा। तो यहां पर जो बुंदेलखंड वाले रीजन में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा और लाल मृदा। ठीक है, कौन सी पाई जाती है भाई? तो दो मृदा यहां पर पाई जाती है। ठीक है, काली और लाल मृदा पाई। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? कौन साथी बताएगा भाई? काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं भाई? काली कपासी मृदा भी कहते हैं, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब इसमें नमी खत्म होती है तो इसमें क्या आ जाते हैं भाई? दरारें आ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है स्वतः जुताई मिट्टी, और कपास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, रेगुर और स्वतः जुताई वाली मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाभर क्षेत्र में आपको बताना है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। महीन, जलोढ़, दलदली, कंकरीली और भूर मृदा। भाभर क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है, हमारे साथी बताएंगे भाई, भाभर क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? चलिए एक बार बताना है, अब देखेंगे ये क्या है भाई, पर्वत है या पहाड़। ठीक है, ये क्या है? नदी। ठीक है, नदी जो है यहां से निकलती है, यहां से निकलती है और नीचे होते होते हुए वो समतल प्लेट का निर्माण करती है। बहुत सही, सी बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हिमालय से कोई नदी निकली, गंगा निकली, तो अपने साथ क्या करती हैं भाई नदियां? अवसाद लाती हैं। अवसाद में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, वो जो है क्या होते हैं? रगड़ खाते हुए नीचे जाते हैं, यानी घर्षण होता है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। जियोग्राफी टर्म में आपने पढ़ा होगा अपक्षय, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूट फूट होना। ठीक है, चट्टानें जब टूटती हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। तो जो सबसे, अर्थात जो है पर्वत का जो गिरिपाद होता है, गिरिपाद,
ठीक है। पर्वत के सबसे नजदीक जो क्या करेगी, वो बड़े बड़े पत्थरों को क्या कर देगी भाई, वो छोड़ देगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं नदियों का वेग क्या हो जाता है, कम होता जाता है, तो बड़े बड़े अवसाद जो है छोड़ जाते हैं। यहीं पे जो निर्माण होता है, यहीं पे जो निर्माण होता है, इसको बोलते हैं भाभर। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाभर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं भाभर बोलते हैं। यही जो है भाभर का निर्माण होता है। इसके बाद जो है निर्माण होता है तराई क्षेत्रों, ठीक है, तराई क्षेत्रों का इसके बाद निर्माण होता है। उसके बाद जो है बांगर क्षेत्रों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो एकदम नदियों के किनारे होते हैं उसको क्या होता है भाई, बांगर क्षेत्रों का निर्माण होता है। और सबसे एकदम करीब, जो नदी के एकदम करीब होती है, अर्थात नदी घाटी के जो करीब होती है, यहां पर क्या निर्माण होता है भाई, खादर का निर्माण होता है। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा, पर्वत के गिरिपाद में भाभर, भाभर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तराई, उससे आगे बढ़ेंगे तो जो है बांगर, उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, खादर का निर्माण होगा। तो कौन सा सही आंसर होगा भाई, कंकरीली तथा पथरीली। बहुत बेहतरीन शिवानी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एकदम याद रखेंगे, ये फिगर आप बना लेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्यतः पाई जाती है। किन क्षेत्रों में भाई लाल मृदा पाई जाएगी, ठीक है, लाल मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है उत्तर प्रदेश, सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी और आगरा तथा मथुरा क्षेत्र में कहां पर लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, लाल मृदा में आपको पता है पहले इसकी विशेषता क्या होती है भाई, विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, हमारे साथी बताएंगे। इसमें इसमें जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, नाइट्रोजन और चूना तथा जैव तत्वों की यहां कमी होती है, अर्थात ह्यूमस, ह्यूमस नाम सुना होगा आपने, ह्यूमस की कमी होती है। अब साथी बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र होगा भाई, कौन सा क्षेत्र होगा, अर्थात बुंदेलखंड वाला रीजन आपको याद आ रहा होगा। इसमें कौन सा है, कौन सा है, तो जो सीतापुर से होते हुए बाराबंकी वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है भाई, सीतापुर, बाराबंकी, सॉरी, मिर्जापुर, मिर्जापुर और झांसी। ओ हो, यहां तो आ गई नदियां, यहां पर मिर्जापुर, मिर्जापुर और झांसी, कौन सा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देसी मस्ती सी, कौन सा है भाई, तो मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, ये वाले इलाके में ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत सही, बहुत सही, आगे बढ़ा जाए। लवण प्रभावित मृदा, अर्थात लवणीय मृदा मुख्य रूप से किन मंडल में पाई जाती है, हमारे साथी बताएंगे। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर और झांसी तथा चित्रकूट। लवणीय मृदा का किस क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लवणीय मृदा कहां होगी, बताएंगे भाई। लवणीय मृदा, मृदा का आप सबसे पहले बताएंगे, पहले लवणीय मृदा कहां पाई जाती है, उसके बाद हम जानेंगे कि मृदा लवणीय होती क्यों है, ठीक है, क्यों होती है उसको जानेंगे। हमारे साथी बता रहे हैं डेंजर शिवानी बी, और बाकी साथी का क्या बता रहे हैं भाई, देखिए, अगर आप आगरा मथुरा घूमे होंगे, ठीक है, कौन कौन साथी आगरा और मथुरा गया है, ठीक है, वहां वहां का पानी कैसा है भाई, नमकीन है, ठीक है। लवणी का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा अर्थ है, लवणी का मतलब हो गया पानी में, अर्थात 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 मृदा में नमक की मात्रा, ठीक है, मृदा का नमकीन हो जाना या नमक की मात्रा अधिक हो जाना। अब ये होगा कैसे, ये कैसे होता है, इसका सबसे मुख्य रीजन जो है क्या होता है, जल निकासी व्यवस्था का अच्छा प्रबंधन ना होना, अच्छा प्रबंधन नहीं होना, क्योंकि अगर जल निकासी का प्रबंधन नहीं होगा तो क्या होगा, नदियां जो है या पानी जो है वो क्या होगा, लीचिंग होगा, अर्थात भू क्या होगा, वाटर लेवल, भूमि में पानी नीचे जाएगी, जिससे क्या होगा भाई, ऊपर की सतह पर क्या होगा, ऊपर की सतह की मृदा क्या हो जाएगी भाई, लवणी हो जाएगी, ठीक है, मृदा क्या हो जाएगी, लवणी हो जाएगी। उसके बाद
उसके बाद एक तो उचित जल प्रबंधन नहीं है, दूसरा यहां पर वाष्पीकरण सर्वाधिक है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या है, सर्वाधिक, अर्थात उच्च तापमान है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण सर्वाधिक है भाई, खराब जल निकासी व्यवस्था है, वाष्पीकरण सर्वाधिक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर उर्वरक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग भी क्या है भाई, उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग भी किया जा रहा है, क्षारीय उर्वरक का, ठीक है। और यहाँ पर सिंचाई नदियों द्वारा की जाती है। ये सारी जो है कारण है क्या है, मृदा का लवणीय होना। तो कौन सा है, इसको स्थानीय नाम में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेह बोलते हैं या ऊसर बोलते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है, तो आगरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है साथी, आगरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन, एकदम मस्त। ज्योग्राफी तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि एकदम दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। पूरा, और हिस्ट्री, कहानी, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्षा ऋतु कहाँ होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। कहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि वर्षा कहाँ पर सबसे कम होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भाई, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। अर्थात, अर्थात कहाँ होगी, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जियोग्राफी में, ठीक है। जियोग्राफी में जब हवाएं यहाँ से चलती हैं और हमारा जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो ये जो है इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है बे ऑफ बंगाल से जब हवाएं जो है नमी युक्त हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो कहाँ पे वर्षा कराती हैं भाई, तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र होगा, तो बहुत शानदार, कौन सा क्षेत्र होगा साथी, तो गोरखपुर। कौन सा है भाई, गोरखपुर, ठीक है। बहुत बहुत बेहतरीन, मथुरा में कम होती है। जी हाँ, कृष्ण की नगरी मथुरा में कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई, तो गोरखपुर में। बहुत शानदार, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भाई, तो मथुरा में होती है, ठीक है। सोचिए, कृष्ण की नगरी में जो है सबसे कम वर्षा हो रही है। आगे बढ़ा जाए, लग रहा है इंद्र से जो है उनकी बात नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 11, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है। पोटास की कमी युक्त वाली मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। पोटास की कमी वाली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा, ठीक है। किस क्षेत्र में मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। तो वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जहां पर क्या होगा भाई, बताइए कौन से क्षेत्र हैं ये। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, इन सारे क्षेत्रों में जो है पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा में अलग से उत्पादन के लिए अलग से जो है पोटास पोटास युक्त पोटास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारे साथी बताएंगे, हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े होंगे, सबके घरों में कुछ न कुछ जरूर खेती होती होगी। तो आपको पता होगा यूरिया, पोटास, जिंक, इन सब चीजों का क्या किया जाता है भाई, उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गोंडा क्षेत्र में नहीं है, गोंडा क्षेत्र में पोटास की कमी नहीं पाई जाती है। कौन कौन साथी जो है कृषि परिवार से है भाई, किसान से जुड़ा हुआ है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। मैं तो हूं, बाकी आप बताइए आप हैं या नहीं, ठीक है। मेरे यहां तो प्रॉपर खेती होती है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शेखा झील, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार
का विकास कहाँ किया गया है? शेखा झील बताएंगे। शेखा झील में ही दो चीजें आपको याद रखनी है, शेखा झील और शेखा पक्षी विहार। शेखा झील और शेखा पक्षी विहार कहाँ पर है भाई? लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़ और कानपुर। कहाँ पर है? शेखा पक्षी विहार कहाँ पर है? एकदम याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। शेखा पक्षी विहार कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? तो अलीगढ़ में। कहाँ पर है लाला? अलीगढ़ में है। और अलीगढ़ में ये जो है एक ताजे पानी की झील है, ये भी याद रखेंगे। ताजे पानी की, ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की जो है लेक है, ये ताजे पानी की झील है। और ये जो क्षेत्र बनाया गया है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। किसके लिए भाई? प्रवासी पक्षियों के लिए। कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे अलीगढ़। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूर सरोवर, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर के बारे में बताना है भाई, ये रचना नहीं है। सूर सरोवर साहित्य लहरी और ये सारी चीजें, ये क्या है भाई? रामसर स्थल है, उसके बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि यह एक मानव निर्मित जो है जलाशय है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। कौन सा है भाई? सूर सरोवर रामसर स्थल। ठीक है, कौन सा है? सूर सरोवर रामसर स्थल कहां पर है भाई? चलिए डी बता रहे हैं, न तो एक न तो दो। देखिए बॉस, जो है कौन बता रहा था? देसी मस्ती। ठीक है, देखिए सूर सरोवर जो है, इसे इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं, कीठम झील। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? तो कीठम झील के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में नहीं है। कहां पर है भाई? आगरा में। अब देखिए, अगर ये आगरा में है, ठीक है, अगर ये आगरा में है तो आगरा में, आगरा में कौन सी नदी बहती है भाई? यमुना नदी बहती है। और दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पे जो है जल क्या हो जाता है? कम भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आगरा में है, जल की मात्रा कमी है, तो यहाँ पे मानव निर्मित जलाशय बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे भाई? मानव निर्मित जलाशय बनाए जाएंगे बाबू, मानव निर्मित जलाशय बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम जलाशय कम है। अर्थात सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। अगर हमें पहला पता है तो दूसरा हम उसके क्षेत्र और एरिया के हिसाब से उसका आंसर कर लेंगे। अर्थात कौन सा सही होगा भाई? केवल दो। ठीक है, केवल दो जो है सही होगा, अर्थात बी सही होगा, बिल्कुल सही। चलिए केवल दो सही है। आप हमें बताएंगे कि कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं? रामसर स्थल भारत में कुल कितने रामसर है भाई? कुल कितने, कितने रामसर, कुल कितने रामसर हो गए हैं? यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। कितने रामसर हो गए हैं कुल? तो याद रखेंगे कितने हो गए हैं भाई? 98। ठीक है, 98 हो गए हैं 2026 में अब तक। 2026 में अब तक कितने हो गए हैं? 98। और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं, रामसर कितने हो गए साथी? रामसर हो गए 98। ठीक है, यूपी में कुल कितने हैं? 11। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 11 है। ऐसे करते हैं, रामसर हो गए 98। ठीक है, कब तक का डाटा है भाई? 2026 तक का। सर्वाधिक रामसर कहां पर है? सर्वाधिक रामसर, सर्वाधिक रामसर कहां पर है भाई? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। कितने भाई? 20। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है भाई? यूपी आता है। कितने हैं यहां पर रामसर? 11 रामसर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रामसर कौन सा है? सबसे बड़ा रामसर कौन सा है भाई? तो याद रखेंगे सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर कौन सा है भाई? सुंदरबन। कहां पर है सुंदरबन? तो आपको याद है कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सबसे छोटा रामसर कहां पर है? सबसे छोटा,
सबसे छोटा, एकदम याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे छोटा कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है? रेणुका। कौन सा है भाई? नाम है रेणुका। एकदम याद रखेंगे। इतना क्वेश्चन तो आपको राम सर से याद ही रखना है। कितने संख्या हो गई भाई? तो 98 हो गई। 98 हो गई। सर्वाधिक राम सर कहां पर है? तमिलनाडु में। कितनी संख्या है भाई? 20। सबसे दूसरे स्थान पर कहां पर है? 11 स्थान है। कहां का? उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा रामसर जो है सुंदरबन, और सबसे छोटा रामसर कौन सा है भाई? तो है रेणुका झील। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है भाई? बिहारी सनम, मधुबनी। बहुत शानदार। उत्तर प्रदेश में 11। ठीक है, किस जो है जगह पर प्रवेश करती है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो 11वां रामसर है 2026 में मिला है उत्तर प्रदेश को, वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? ठीक है, चलिए। हमारे साथी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है भाई। ए बी हो गया, कोई सी और डी वाला भी बचा है क्या? चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी निकलती कहां से है भाई? कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है भाई? तो गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस नाम से निकलती है भाई? तो इसका नाम क्या होता है पहले? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भाई भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नाम से गंगा निकलती है। कहां से? गंगोत्री से। आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और स्थान आता है देवप्रयाग। ठीक है, ये कौन सा स्थान है बॉस? है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में ये मिलती है, किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलती है। और इसके संगम के बाद, इसके संगम के बाद जो है आगे जब बढ़ती है नदी, तो ये क्या कहलाती है भाई? गंगा कहलाती है। ठीक है, यहां तक आपको याद आ गया। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी के रूप में जानी जाती है। और जब अलकनंदा से मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में, तो इसका नाम क्या हो जाता है भाई? गंगा हो जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब जो है उत्तर प्रदेश में गंगा कहां प्रवेश करती है बाबू? तो बिजनौर में। कहां प्रवेश करती है? बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के, यूपी के 28 जिलों में से, 28 जिलों से जो है गंगा प्रवाहित होती है। कितने जिलों से भाई? 28 जिलों से गंगा प्रवाहित होती है। और 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है भाई। कितना किलोमीटर भैया? 2500, 2525, 25 किलोमीटर। क्या लिख रहा हूं मैं? 25 किलोमीटर जो है ये विस्तार है इसका, गंगा। भारत में विस्तार कितने किलोमीटर है भाई? 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा कितने जिलों से होकर जाती है? 28 जिलों से बहती। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये भी कि गंगा के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण शहरों में सबसे पहला तो याद होगा महाकुंभ। कहां पर भैया? प्रयागराज। उसके बाद आ जाइए शंकर के स्थान पर, अर्थात महादेव। कौन सा? बनारस। उसके बाद कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर और बलिया। यहां पर गंगा क्या कहती है भाई? ये जो है इसके किनारे प्रमुख शहर स्थित है। बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एकदम सबके आंसर सही आ रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। क्लास कैसी लग रही है एक बार हमारे साथी बताएंगे। ठीक है, यही जब भारत से, यही नदी भारत से कहती है कि भाई अब हम चलेंगे कहां पर? कहां पर चलेंगे भाई? कहां पर चलेंगे? अब जो है हम पहुंचेंगे बांग्लादेश में। ठीक है, कहां जाती है? भारत से कहां जाती है भाई? बांग्लादेश में। और भारत से जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पर? कहां पर भाई? कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा का क्या नाम है? अभी पहले मैंने आपको बताया। क्या नाम है भाई? सुंदरबन। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। यही, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण होता है भाई? गंगा। ठीक है, बहुत सही। 1125 किलोमीटर यूपी में। आपसे मैंने पूछा था अभी कि रामसर का जो 11वां साइट मिला हुआ है, क्षेत्र मिला हुआ है, वो कौन सा है?
ठीक है, एकदम याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थल जो है रामसर का उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा जो है स्थल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सॉरी, चलिए बताएंगे। कौन सा नहीं है भाई? सरोवर सूर सरोवर, समरसपुर, सरसई, ठीक है, और सूरीसर, मानसर झील, कौन सा नहीं है भाई? कौन बता रहा है? डी बता रहा है भाई, डी बता रहा है, बिल्कुल सही, सूरसर मानसर झील। लेकिन है कहाँ? आपने तो डी बता दिया बॉस कि कहाँ पर है, कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन है कहाँ ये भी बता दीजिए। कहाँ पर है? देसी मस्ती कहाँ पर है? हमारे साथी बताएंगे कहाँ पर है? सूरसर मानसर झील कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? जम्मू में है। कहां पर है? याद रखिएगा, जम्मू में। ठीक है, आपसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर कौन सा है भाई? किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, आना पूछा कि सर बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, पटना पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है भाई? बिहार नहीं जाएगा कोई, इसलिए मैं फोर्स कर रहा था। पटना पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ का है, कहाँ पर है? एटा याद रखेंगे, ठीक है, एटा याद रखेंगे। अगर आपको दे दे तो आप ऐसा लगेगा कि हम जो है बिहार लगा देंगे। पटना पाटलिपुत्रा नहीं है बॉस, कहाँ का है? एटा का। ठीक है, एटा का है, ये रहमा जो मिला हुआ है एटा का है। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखेंगे। दो चार पक्षी अभयारण्य का नाम आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का, कहां कहां पर है, कई बार पूछा हुआ है, कई बार। सबसे पहला हम बात करते हैं नवाबगंज। नवाबगंज, नवाबगंज कहां पर है भाई? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कौन साथी बता रहा है कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, पटना एटा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां पर है भाई? कहां पर है? कहां पर है? क्या मैं सही लिख रहा हूं? उन्नाव, क्या मैं सही लिख रहा हूं? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां पर है भाई? कहां पर है? उन्नाव में। पार्वती अंगा पक्षी अभयारण्य कहां पर है? पार्वती पक्षी अभयारण्य, पार्वती अनंगा पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो याद रखेंगे कहां पर है भाई? गोंडा में। कहां पर है? गोंडा में, याद रखेंगे। और उसके बाद एक पूछा हुआ है क्वेश्चन, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। क्या पूछा हुआ है भाई? बखीरा, बखीरा वन्यजीव, वन्यजीव, वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भाई? खलीलाबाद, या आपके ऑप्शन में मिलेगा संत कबीर नगर। कहां पर है? तो संत कबीर नगर, याद रखेंगे। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य पूछा हुआ है, संत कबीर नगर। एक अभयारण्य है, उसका नाम क्या है भाई? सनम तेरी कसम। सनम जो है, सनम जो है पक्षी अभयारण्य कहां पर है? ठीक है, सनम पक्षी अभयारण्य, सभी लोग हंस रहे हैं, सनम पक्षी अभयारण्य। ठीक है, सनम पक्षी अभयारण्य कहां पर है भाई? तो मैनपुरी, याद रखेंगे। कहां पर है? मैनपुरी। कहां पर है? मैनपुरी। ठीक है, कहां पर है भाई? मैनपुरी, सनम पक्षी अभयारण्य, याद रखेंगे, मैनपुरी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर है? हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर है? हमारे साथी बताएंगे हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर है? तो याद रखेंगे कहां पर है भाई? बिजनौर। आपको क्या याद रखना है? बिजनौर याद रखना है, बिजनौर। देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। पक्षी अभयारण्य की कहां पर है? हैदरपुर आर्द्रभूमि कहां पर है भाई? तो बिजनौर, बिजनौर याद रखेंगे। सरसई कहां पर है? सरसई, सरसई कहां पर है? सरसई, हमारे साथी बताएंगे सरसई झील कहां पर है, जिसे रामसर में साइट किया गया है? तो कहां पर है भाई? इटावा। कहां पर है? इटावा। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है।
ठीक है, कौन कौन सा याद रखना है भाई? नवाबगंज, उन्नाव, पार्वती अनंगा, गोंडा, बखिरा, संत कबीर नगर, सनम, मैनपुरी, हैदरपुर, बिजनौर और सरसई कहां पर है? इटावा में। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक और शारदा। क्वेश्चन गलत दिख रहा है क्या? क्वेश्चन हमें लग रहा है आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? सभी तो दिख रहे हैं भाई, सभी यहाँ नदियां जो है यूपी में प्रवाहित होती हैं भाई, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा कौन कौन सा नदी, क्योंकि सोन नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है भाई? अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये बहती है कहां पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में बहती है। ठीक है, हिंडन नदी कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे शिवालिक पहाड़ी से। कहां से निकलती है भाई? शिवालिक से, शिवालिक से निकलती है, शिवालिक से निकलती है। और ये शामली और गाजियाबाद में बहती है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है कौन सा है भाई? शामली, वहां से होकर ये क्या कहती है भाई? बहती है। गंडक तो आपको पता ही है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, सालीग्रामी इसे भी कहा जाता है। और ये महाराजगंज और कुशीनगर कहाँ से, कहाँ पे बहती है भाई? कहाँ पे बहती है? ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है। और महाराजगंज, महाराजगंज में क्या कहती है भाई? कुशीनगर में ये बहती है। और शारदा नदी, शारदा नदी इसे काली नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो काली नदी। ये कहाँ से बहती है? कहाँ पे बहती है भाई? हमारे साथी बताएंगे। तो बाराबंकी के आसपास जो है बहती। निकलती कहाँ से है शारदा नदी? तो याद रखेंगे ये पिथौरागढ़, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ठीक है, क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, ठीक है, एकदम साथी क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कौन कौन सी नदियां कहां कहां से बहती हैं, निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। हिंडन नदी कहां से निकलती है? शिवालिक से। गंडक कहां से? हिमालय से। और शारदा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया। ठीक है, नहीं है जब पूछेगा तो थोड़ा सा रुक के ठहर के पढ़ना है। तू थोड़ी देर और ठहर जा साथिया। चलिए बताएंगे कौन सा नहीं है भाई? सौज झील, सेखा झील, बखीरा झील और सरसई झील। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मिल चुका है। हमें बताएंगे कौन सा है भाई? कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे साथी, कौन सा सही है? चलिए, थकना नहीं है भाई, ना थकेगा कोई, जो थक गया वो समझो डर गया, और जो डर गया बाकी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, सेशन आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अनामिका यादव, ठीक है, डी बता रही हैं सरसई झील कहां पर है? कहां पर? चलिए मैं मान लिया कि सरसई झील आगरा में नहीं है, लेकिन है कहां पर? अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भैया? इटावा में है। कहां बाबू? इटावा में भाई। कहां है सरसई? कहां है? इटावा में। ठीक है, बखीरा आपको पहले ही बताया था मैंने, संत कबीर नगर में है। सेखा झील आपको बता दिया गया है, अलीगढ़ में है। सौज झील नहीं बताया गया था, तो याद रखेंगे कहां पर है भाई? मैनपुरी में। कहां पर है? सौज झील कहां पर है? तो मैनपुरी, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन, एकदम अनामिका ने एकदम सही जवाब दिया है भाई। पहले बार हमको लग रहा है आई थिंक इनकी पहली क्लास है, क्या मैं सही हूं? चलिए बहुत बेहतरीन, बाकी हमारे साथी कहां गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर जो है नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। नदियां दी हुई है और शहर दिया हुआ है। हमारे साथी बताएंगे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? गोरखपुर,
गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, काशी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसी क्लास लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है चलिए, बिल्कुल सही, कोसी, कोसी बता रही हैं, कोसी बता रही हैं, कोसी बता रही हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। गोरखपुर किसके किनारे पर है भाई, किसके किनारे पर है? तो राप्ती, राप्ती नदी, मैं राप्ती नगर लिख रहा हूं भाई, क्या बात है। राप्ती नदी के किनारे पर है, कहां पर है भाई? राप्ती नदी के किनारे पर। एक बार हमारे सभी साथी बताएंगे कि वो कहां कहां से जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हमारे सभी साथी कहां कहां से जुड़े हुए हैं भाई। चलिए, गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, गोमती और भी याद रखेंगे भाई, लखनऊ, 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 जौनपुर, ठीक है, अयोध्या, सरयू, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, अयोध्या, सरयू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, देवदारी, देवदारी और राजदारी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और कासगंज। देवदारी और राजदारी, नाम देखिए कितना शानदार है भाई, और ये जिस जगह है उसका भी नाम बहुत शानदार है। हमारे साथी बताएंगे देवदारी और राजदारी कहां पर है, कहां पर है भाई? तो कहां पर है? चंदौली में। कहां पर है भैया? चंदौली में, ठीक है, कहां पर है? चंदौली में। और यहीं पर चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंद्रपुर वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम है साथी? तो चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा कहां पर है? चंदौली में है। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया। किसके लिए है भाई? एशियाई, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए है? तो एशियाई शेरों के लिए। बहुत सही, शिवानी का सही आंसर आ गया भाई। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहां पर है भाई? देवदारी और राजदारी कहां पर है? तो चंदौली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 20, बस थोड़ी देर और, 9 बज गए हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है भाई? इसी में से बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस नदी के पास है? महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक बताएंगे। सर्वाधिक जल धारण करने वाली नदी कौन सी है? चलिए, सर्वाधिक जो है जल धारण करने वाली नदी कौन सी है भाई, कौन सी है? ए बता रही हैं अनामिका, महानंदा। थोड़ा सा और एक बार विचार करने की जरूरत है, थोड़ा सा और आपको एक बार विचार करने की जरूरत है जी। चलिए, सी बता रही हैं रामगंगा, रामगंगा। और हमारे साथी बताएंगे जी हाँ, बिल्कुल जो है गलत जवाब आ रहा है। ठीक है, कौन सा है? तो जो विकल्प दिया गया है इसमें जो है सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किसके पास है भाई? सोन नदी के पास है, सोन नदी के पास है। ये कहां से निकलती है? गुड मॉर्निंग समय यादव, सौम्या यादव। चलिए, कहां से निकलती है भाई, कहां से निकलती है सोन नदी बताएंगे। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है भाई? अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है बॉस? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से। और ये कहां पे बहती है भाई? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई कहां गिर जाती है भाई? पटना में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर बताना है। बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौसाम्बी यमुना। हमारे साथी बताएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो है गलत नहीं होगा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं होगा भाई। चलिए,
बहुत बेहतरीन। ए कौन बता रहा है भाई? ए नहीं होगा बॉस, बिठूर। ये बिठूर का नाम ही क्या है अब बताएंगे आप हमें। क्या गंगा के पास कानपुर, कानपुर शहर नहीं है बिठूर का? कानपुर का पुराना नाम बिठूर था, याद होना चाहिए आपको। तात्या टोपे नाना साहब, 1857 की क्रांति, भूल रहे हैं क्या? 1857 की क्रांति, बिठूर। ठीक है, सी आ रहा है अनामिका यादव, सी जौनपुर सही, बिल्कुल बिल्कुल जो है जौनपुर सही के किनारे नहीं है, किसके किनारे है भाई? गोमती के किनारे। ठीक है, गोमती के किनारे, मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, बिठूर याद रखेंगे, ये कानपुर का ही नाम है। 1857, दशावतार मंदिर। ठीक है, चलिए, तो सई कहां से, थोड़ा सा इसका हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। सई कहां से निकलती है भाई? सई जो है बहती है कहां पर, कहां पर बहती है? तो याद रखेंगे हरदोई में। कहां पर बहती है भाई? हरदोई में। ठीक है, हरदोई में जो है ये बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भाई? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश का भाई? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? ठीक है, यहां पे है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अब बताएंगे कौन सा क्षेत्र होगा भाई उत्तर प्रदेश का? ई ई ई बता रही हैं पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा और सोचे, मैंने आपको पहले ही बताया था बारिश कहाँ पर सर्वाधिक होगी भाई? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश जो है सर्वाधिक होगी। जब बारिश यहाँ पे सर्वाधिक होगी और जिसके कारण यहाँ पे तराई क्षेत्रों का निर्माण होगा, तो बाढ़ भी कहाँ पर आएगा भाई? बाढ़ भी कहाँ पर आएगा? पश्चिमी क्षेत्रों में कैसे आएगा बॉस? कहाँ पर आएगा भैया? पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर आएगा? पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ पर? और पूर्वी क्षेत्रों जो है उत्तर प्रदेश का जो ढलान है वो पूरब की ओर है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? पूरब की ओर है। पश्चिमी क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। सही कूट बताना है आपको। अभी मैंने पहले बताया था कि इसका आंसर कैसे लगाएंगे, सेम उसी पैटर्न पे लगाएंगे। भले आपको याद होगा लेकिन उसी पैटर्न पे लगाएंगे, क्योंकि यहां तो मान लीजिए आपको सभी पता है, ऑप्शन में कुछ ऐसा दे देगा जो वहां पे पता नहीं होगा। इस तरह से लगाएंगे भाई। चलिए बताइए, चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, यमुना, गोमती, मंदाकिनी। ठीक है, कौन कौन साथी अयोध्या गया है? काहो सखी, सरयू नहायो की नाय। ठीक है, तो सरयू नहायो की नाय भाई, अयोध्या सरयू नदी। अब आइए ऑप्शन में आइए ना, डी का थर्ड, डी का थर्ड कहां पे दिया हुआ है भाई? दो जगह दिया हुआ है, यानी फिर हम जो है 50-50% पहुंच गए। ठीक है, ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, 50-50% हम पहुंच गए। थोड़ा सा और हम बात करते हैं, और कुछ हमें पता नहीं है। हमें अभी पढ़ा है कि जौनपुर कहां पे है भाई? जौनपुर कहां पढ़ा है? गोमती किनारे पढ़ा हुआ है। गोमती कहां पे है भैया? बी में है, अर्थात हमारा सही आंसर क्या है भाई? बी। आ गया क्या? जी हाँ आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहां पर है भाई? अब बाकी जो है मैच करा लेते हैं। चित्रकूट कहां पर है? चित्रकूट, चित्रकूट हमारे साथी बताएंगे भाई। ठीक है, चित्रकूट आ गया मंदाकिनी में और मथुरा आ गया यमुना के किनारे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, हमने जब मैं अयोध्या गया था तो मैंने एक गाना सुना था, काहो सखी सरयू नहायो किनारे, अर्थात यमुना, अयोध्या कहाँ पर है? सरयू के किनारे। तो ऐसे ही आप किसी क्षेत्र या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ की जो फेवरेट चीजें हैं आपको कहीं ना कहीं से लिंक हो जाती है, और मैं आज तक नहीं भूला वो चीजें। ठीक है, यही सा है। ठीक है, यही सही है, बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। जो साथी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। और उसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप जो है इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेंगे। कौन सा नंबर है भाई? 9278 31 65 03।
ठीक है, 9278316503 पर आप क्या करेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे। और जाते जाते आप फिर याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पीवाईक्यू देखना शुरू कर दीजिए और ओएमआर पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब मैक्सिमम आपके पास दिन कितने हैं भाई, 45 दिन बचे हुए हैं, अब समय नहीं है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, लेकिन मुसाफिर अभी संभला नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, ये गाना भी आप जरूर सुनिएगा एक बार। ठीक है, तो ओएमआर जरूर फिल कर दें, अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो इससे बेहतर जो है मौका आपके पास दोबारा नहीं आने वाला है भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे जो है कल। कल की क्लास भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, कल की क्लास भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे।